नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको सारे कंपनीज के अपडेट्स और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी आपको देखने को और सीखने को मिलेगा। और ये टोटली एजुकेशन पर्पस में इस वीडियो होगा, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। देखिए आरती इंडस्ट्रीज एक पुराना कंपनी है। 19 सेंचुरी मतलब 1984 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर आज तक देखा है तो कंपनी ऑलमोस्ट 40 साल पुराना कंपनी हो चुके हैं, 40 साल के आसपास। और फिर भी कंपनी के देखिए मार्केट कैप अभी भी 17,000 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि सर इतना पुराना कंपनी है तो कंपनी का ग्रोथ क्यों ज्यादा नहीं हुआ। देखिए मेरे हिसाब से ग्रोथ तो जरूर हुआ है। कितना ग्रोथ हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप एक चीज देखिए, कंपनी जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या है, स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर और फार्मास्यूटिकल मतलब इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो जो प्रोडक्ट का डिमांड कभी कभी बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। कोविड के पहले इसका डिमांड कम था, कोविड के बाद बढ़ा। उसके बाद फिर से रशिया और यूक्रेन के बाद युद्ध स्टार्ट हुआ, इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिला यूरोप कंट्री में, अमेरिका में। तब स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड और भी घट चुके हैं। तो कभी इस तरीके से सिचुएशन कंटिन्यू अगर रहे तो कंपनी का ग्रोथ कहाँ से होगा। तो फिर भी कंपनी जितना ग्रोथ किया मेरे लिए मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक ही ग्रोथ हो रहा है। कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है, पी रेशियो उतना भी ज्यादा नहीं है। अच्छा खासा कंपनी की इनकम भी है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। अभी यही चीज को मैं बात करूं तो कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में आपको यहाँ पे जो सेल्स है वो सेल्स कम होता दिखेगा और एक्सपेंस भी कंपनी का यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेल्स कम हुआ और एक्सपेंस भी ज्यादा हुआ और इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 50% कम हो चुके हैं। तो 50% कम होने के कारण शेयर में तो एक गिरावट होगा। तो एक गिरावट नहीं, बहुत भारी भरकम गिरावट हुआ है क्योंकि कंपनी के इस तरीके से गिरावट होने के पीछे कारण भी है क्योंकि कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा भी उठा लिया और कंपनी के रिजर्व तो बढ़ा मगर कर्जा भी बढ़ चुके हैं। जो 600 करोड़ के आसपास कर्जा था वो इस बार बढ़ के हो चुके 2,900 करोड़ के आसपास। और यही कर्जे के परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो 0.59 के आसपास है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 0.50 के आसपास अगर कोई भी कर्जा दिखे तो ठीक माना जाता है। 1% के आसपास है तो एक ठीक ठाक माना जाता है। तो फिर भी इस कंपनी का कर्जा है, कर्जा को मिटाने के बाद कंपनी प्रॉफिट भी किया, यही कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट है। अगर इस चीज को मैं यहाँ पे बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं तो एक चीज आपको हमेशा देखना चाहिए, वो है कंपनीज के जो इन्वेस्टर जो मतलब ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड कितना रिसीव हुआ, करीबन 1,000 करोड़ से ट्रेड रिसीव हुआ 940 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे ट्रेड भी ज्यादा रिसीव हुआ और उसके चलते कंपनी की जो CWIP है वो 54 करोड़ के आसपास CWIP था। और अभी इस बार कंपनी करीबन 1,000 करोड़ के आसपास 1,100 करोड़ के आसपास पैसा कंपनी बिजनेस के ऊपर लगा के रखे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट के हिसाब से भी देखने को मिला, एक नेगेटिव पॉइंट्स के हिसाब से भी देखने को मिला। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही चीज कहूंगा। तो देखिए कंपनी में इतना सेल्स डाउन है, इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी देखिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। चाहे वो प्रोमोटर हो, एफआईएस हो, डीआईएस हो, पब्लिक हो, हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू होल्डिंग को इंक्रीज करते जा रहा है और एक लेवल्स में कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि इस कंपनी के ऊपर आज नहीं तो कल कंपनी फिर से खड़ा हो पाएंगे क्योंकि आज स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट में डिमांड कम है, पूरा का पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है। तो इस कंपनी के ऊपर भी गिरावट हो रहा है। तो फ्यूचर में वो गिरावट करेक्शन हो सकता है, फ्यूचर में वो गिरावट फिर से खड़ा हो सकता है। अगर यही चीज को मैं बीएससी की डिलीवरी के हिसाब से दिखा दूं और एनएससी बीएससी एक साथ दिखा दूं तो देखिए यहाँ पे डिलीवरी एक एवरेज लेवल के आसपास है, हर टाइम में एक ही एवरेज के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर इसका चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो यहाँ पे कुछ मैं चार्ट पैटर्न कुछ यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। आप ध्यान से देखना, आरती इंडस्ट्रीज का जो चार्ट पैटर्न है कुछ इस तरीके से देखिए, लंबा जर्नी के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा यहाँ पे सेल ऑफ हुआ कंटिन्यूसली, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, बार बार वो रेजिस्टेंस को फेस किया, उसका ब्रेक करने का कोशिश किया मगर ब्रेक फेल हो चुके हैं। फाइनली यहाँ पे देखिए फाइनली एक ब्रेकआउट हुआ। आप ध्यान से इस चीज को देखना, फाइनली यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट किए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ से अगर रिवर्सल करके फिर से अगर कोई यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल दिखे तो मैं जरूर वहां पे एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा नेक्स्ट स्विंग हाई के आसपास। यहाँ पे एंट्री बनेगा और छोटा सा एक टारगेट में लेकर चलूंगा। और एक छोटा टारगेट इसीलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने इस जगह पे एक पैटर्न जरूर क्रिएट करेगा।
तो मेरे हिसाब से एक पैटर्न जरूर क्लियर होगा, जो है एक शोल्डर बना और उसके बाद देखिए यहाँ पे बिग हेड बनने जा रहा है, तो उसके बाद एक फिर से शोल्डर बनेगा और उसके बाद एक बड़ा क्वांटिटी के साथ में जरूर टेल लूंगा। तो फिलहाल के लिए क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी आने दीजिए, किस तरीके से रिजल्ट हुआ वो भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस आपको खुद पता चलेगा किस सिचुएशन में कंपनी काम कर रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करें उसका नाम है कैम्प्स। तो देखिए कैम्प्स मेरा एक सबसे पसंदीदा कंपनी है, क्योंकि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज जो एक मोनोपोली जैसा बिजनेस एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मोनोपोली का क्या बना, देखिए कंपनी म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का मतलब होते हैं, अगर मान के चलिए आप स्टॉक मार्केट के ऊपर काम नहीं करते हैं और आप म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का मतलब होते हैं, मान के चलिए आप स्टॉक मार्केट के ऊपर उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आप म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड कर भी रहे हैं, तो जितने म्यूचुअल फंड के ऊपर आपने निवेश किया, मान के चलिए आपने एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपया, तो जब इस म्यूचुअल फंड को आप बेचेंगे तो उसके एक कमीशन आपको स्कैम्स को देना पड़ेगा, क्योंकि यही कंपनी आपका क्लियरेंस करेंगे म्यूचुअल फंड का। तो एक मोनोपोली जैसा बिजनेस एंजॉय करते हैं, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखता हूँ, क्योंकि इंडिया में जितने लोग डायरेक्टली मार्केट में निवेश करते हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड को भरोसा करते हैं, क्योंकि उसका टाइम नहीं होता, वो मार्केट को समझ नहीं पाते, तो उसको लग रहा है कि मार्केट रिस्की है, म्यूचुअल फंड रिस्क नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, मार्केट में आप डायरेक्टली निवेश करें और स्टॉक मतलब म्यूचुअल फंड वो भी मार्केट में ही डायरेक्टली निवेश करते हैं और वहां से ही पैसा बनाकर आपको वो रिटर्न कमा के देते हैं। फिर भी म्यूचुअल फंड के पास बड़े से बड़े टीम होते हैं, उसके साथ साथ फंड मैनेजर भी होते हैं, वो एनालिसिस अलग कैटेगरीज के हिसाब से करते हैं, तो उसका पॉसिबिलिटी ज्यादा होते हैं कि आपको प्रॉफिट मिले। फिर भी मैं आपको जरूर कहूंगा, अगर आप खुद स्टडी करें तो आपको रिटर्न मिलने का चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि देखिए आज किसी भी एक व्यक्ति को आप नहीं देखने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड करके वो आज मतलब एक अच्छा खासा करोड़ों का अमाउंट क्रिएट किया है, करोड़ों का वो फंड क्रिएट किया है। तो बिल्कुल ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपको अगर डायरेक्टली मार्केट में निवेश करना है तभी आप करोड़पति बन सकते हैं, तभी आप अच्छा खासा आपका पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा आप कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके लिए मैं हूँ, आपको जरूर हेल्प करूंगा। क्योंकि इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो आरओई बेस्ड है, पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, और डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ भी कंपनी के ना के बराबर है। कंपनी के जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है वो करीबन 20% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। अभी एज ए कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज है उसके बारे में बात करूँ तो 57 के आसपास है इंटरेस्ट कवरेज, और कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ एसेट भी अच्छा खासा है, आरओसी भी बेस्ट देखने को मिलेगा। तो 3 साल में आरओसी भी बेस्ट है। सब कुछ अगर इतना पॉजिटिव है तो क्या उस कंपनी के ऊपर रिक्स आपको लगते हैं? देखिए मुझे तो कभी इस कंपनी के ऊपर रिक्स नहीं लगा, क्योंकि सेल्स में कभी भी कंपनी के सेल्स कम नहीं हुआ, कंटिन्यूसली सेल्स अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सेल्स जिस तरीके से बढ़ा, एक्सपेंस भी कंट्रोल हुए, उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा। अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 36 करोड़ से 80 करोड़, उसके बाद 60 करोड़, उसके बाद 70 करोड़, तो इस तरीके से कुछ प्रॉफिट को यहाँ पे देखने को मिला है। अभी एक चीज मैं बता दूं, कंपनी का प्रॉफिट होने के बाद कंपनी के जो रेशियोज है वो अलग लेवल का रेशियोज देखने को मिले, जैसे कैश जो साइकिल्स जो है, कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है वो कुछ अलग लेवल के देखने को मिले। सिर्फ के सिर्फ 10 डेज के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। जो बिजनेस कंपनी कर रहा है, जिस बिजनेस के हिसाब से कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो घूम फिर कर प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से कंपनी के हाथ में सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस आ रहा है। तो ये मेरे लिए एक बेस्ट पॉइंट लगा, और जिसके चलते इन्वेस्टर भी शायद इसीलिए इस कंपनी के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। सबसे ज्यादा होल्डिंग्स एफआईएस ने उठा के रखा, उसके पास 23% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 35%। डीएस ने कुछ क्वांटिटीज को बेचा, उसका फायदा पब्लिक ने भी उठा लिया। 22% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 32% के आसपास। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली एक हाई लेवल का डिलीवरी देखने को मिला है। अभी हाई लेवल का डिलीवरी क्यों उठाया जा रहा है उसके पीछे मैं बात करूं, देखिए कैंप्स के ऊपर मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था, यहाँ पे शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद शोल्डर बना था, और ब्रेकआउट भी हुआ और उसके बाद टारगेट भी अचीव हुआ। तो नेक्स्ट जो एक एंटी लेवल बनने वाला है, देखिए फिर से एक बड़ा सा एंटी लेवल बन सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बिग जैसा यहाँ पे एक कप बना, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक हैंडल क्रिएट करेगा और बड़ा सा एक धमाका हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मेरे कोई नया एंटी नहीं है, मैं एंटी लेने के लिए तैयार हूँ जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक।
तो उस कंपनी का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरे हिसाब से जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस किए और जिस तरीके से वो धमाका किया, तो वो सारे लोग हैरान हो गए कि इतनी शानदार धमाका कोई भी बैंक में आपको नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी अगर प्राइवेट बैंक को उठा के देख लीजिएगा, चाहे कितने बड़े कंपनी हो, चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, कोटक हो, एसबीआई हो, किसी भी बैंक को आप उठा के देख लीजिएगा, इतने शानदार तरीके से इस बैंक ने जो परफॉर्मेंस किया, वो किसी बैंक ने इतना तगड़ा धमाका नहीं दिया। अभी बहुत सारे लोग हैरान में है कि क्वार्टर टू का रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है। तो मुझे लगता है क्वार्टर टू का रिजल्ट भी अच्छा खासा आएगा, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से कंपनी एक इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस भी किए, और उसके बाद कंपनी अलग लेवल का प्रॉफिट भी किए। जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुए, और प्रॉफिट भी देखिए जितना लॉस था उससे दुगना ज्यादा कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट किए। अभी प्रॉफिट इंपॉर्टेंस नहीं है, कंपनी का एनपीए इंपॉर्टेंस है। कंपनी एनपीए के बारे में बात करूं, कंपनी एनपीए को भी कंट्रोल किए, अलग लेवल में एनपीए को भी कंट्रोल किए। और कंपनी की जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे एक चीज आपको जरूर देखना चाहिए, कंपनी का जो बोरिंग्स है वो बढ़ता चला गया। अभी बोरिंग्स बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी खराब नहीं हो गया। बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में आपको हमेशा कर्जा ज्यादा दिखेगा। अगर कंपनी कर्जा ज्यादा ले रहा है और उस कर्जा लेने के बाद भी प्रॉफिट ज्यादा कर रहा है, तो सोचना वो कंपनी, मतलब चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो चाहे बैंक्स हो, वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो रिजर्व के बारे में बात करूं तो लगातार रिजर्व बढ़ते चले गए, करीबन 1100 करोड़ से रिजर्व बढ़ के हो चुके 20,000 करोड़ के आसपास। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। और रही बात इस कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है, वो लगातार बढ़ते चले गए, और इसी हिसाब से दो पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। वो है कैश फ्लो में आप देखेंगे कंपनी का फिक्स्ड एसेट जो 270 करोड़ हुआ करता था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 1180 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी फिक्स एसेट को अलग लेवल में यहाँ पे परचेज भी किए। और उसी चीज के हिसाब से दिखा दूं, कंपनी के जो पॉटसिट फॉर बोरिंग्स के बारे में बात करूं, तो बोरिंग्स देखेंगे तो कंपनी के लगातार लगातार बोरिंग्स यहाँ पे बढ़ते चले गए। सॉरी, कंपनी कर्जा भी अच्छा खासा लिया और उस हिसाब से कंपनी रीपेमेंट भी किए। तो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स एंड आप देखेंगे तो रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, देखिए कंपनी बोरिंग्स अच्छा लिया, यहाँ पे रीपेमेंट जीरो के आसपास है। इसका मतलब पहले जो कर्जा लिया गया था उसको रीपेमेंट कर भी चुके हैं। अभी नया जो कर्जा लिया गया उसको रीपेमेंट नहीं किया। तो मुझे लगता है नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में, ईयर्स में आपको वो कर्जा मिटाता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर म्यूचुअल फंड ने तगड़ा यहाँ पे बाइंग किए गए हैं। तगड़ा यहाँ पे बाइंग किए मतलब जो सेल ऑफ हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा बाइंग भी हो रहा है। और इसी के हिसाब से मैं बात करूं तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बाद बाकी जो शेयर होल्डर्स है, वो आप देखेंगे तो शेयर होल्डर्स अच्छा खासा यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स था वो होल्डिंग्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं। 36% का होल्डिंग्स था वो बढ़ चुके हैं। और एफ ने भी देखिए अच्छा खासा होल्डिंग्स को इंक्रीज किए। जो 13% का होल्डिंग था, 10% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 24%। और डीएस ने कुछ क्वांटिटी को बेचा, 50% स्टेक को उन्होंने बेचा, और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स अच्छा खासा देखने को मिला। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में मैं बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। इसके चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया हो, वो ट्रेड मेरा कंटिन्यू चल रहा है। वो ट्रेड क्या है, यहाँ पे एक बिग जैसा कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। हाँ, कुछ दोस्तों का ये भी कमेंट्स किया, उन्होंने किए थे कि सर अगर इस तरीके से कप जैसे हैंडल बना तो क्या एंट्री लेना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से जो कप बनेगा वो कप के नीचे हैंडल क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। अगर एक हैंडल अगर इस लेवल को टच करके ऊपर जाता तो मैं एंट्री नहीं लेता, क्योंकि उससे पहले ही वो रिवर्सल कर दिया। इसका मतलब एक हायर पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद टारगेट के आसपास जा सकते हैं। देखिए फिलहाल के लिए कंपनी टारगेट के आसपास से कई गुना बाकी है, क्योंकि अगर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो 120 रुपीज के आसपास टारगेट बनेगा। जो टारगेट बनेगा 74% के आसपास। तो बड़ा सा एक एंटी यहाँ पे मैं ले चुका हूँ। अभी टारगेट कब बनेगा, जब बनेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और इस एंटी को मैंने आपको टेलीग्राम में भी शेयर किया था जब एंटी बना था। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड। जिस कंपनी के बारे में बात करूँ, ये एक रिफाइनरी कंपनी है, एक देखा जाए तो एडिबल ऑयल बनाने वाला कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है बोनस का। हर एक शेयर के बदले एक शेयर कंपनी आपको बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। विद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।